अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहां की एपिसोड 36 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। वो आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी जब उसकी काली स्याह आंखें माही के सामने आईं। वो झट से आंखें खोलती उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी। क्या हो गया है हमें? अच्छे खासे हैंडसम इंसान से हमें डर लग रहा है। हालांकि उन्होंने तो हमारी जान बचाई थी, फिर क्यों हमें वो इतने अजीब लग रहे हैं? ये क्या हो रहा है? माही खुद को कोसती अपने माथे पर हाथ मार गई थी जब उसके अपने हाथों पर नजर पड़ी। आगे से मेहंदी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, रंग भी फीका सा आया था। जल्दी धोने की वजह से माही ने अपने हाथों को देखते थूक निकला जब उसकी आंखों के सामने अलमीर सिकंदर की शोला बार निगाहें आई थीं। वो सर झटकती बिस्तर पर लेटती व मुश्किल आंखें बंद कर गई थी। अलमीर अपने कमरे में आया था अपने घर वालों के सामने अपना मस्नुई किरदार निभाते। अब वो अपने असल में वापस लौटा था। जूते समेत बिस्तर पर ऊंधे गिरते उसने आंखें बंद की थीं जब उसके सामने आलियान का चेहरा आया था। उसके कानों में आलियान का लफ्ज मॉम बुरी तरह चुभा था उसे। क्या वाकई उसके गरूर, उसके लफ्ज और उसकी हरकत ने एक लड़की से उसका सब छीन लिया था? लेकिन उसने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था, फिर ये कैसे हो गया था? वो वक्त अपनी जिंदगी से अब चाहकर भी नहीं मिटा सकता था। वो चाहकर भी हाला यूसुफ के जहन से वो लफ्ज नहीं मिटा सकता था जो उसने कहे थे। उसकी आंख से बेख्याली में आंसू टूटकर बिस्तर में जज्ब हुआ था, लेकिन उसे पछतावा था अपनी गलती का, बेहद अफसोस था। वो उससे माफी मांगेगा, सच्चे दिल से माफी मांगेगा। क्या पता हाला यूसुफ उसे माफ कर दे। क्या पता वो इस बार उसके आगे झुककर उसे अपने किए की माफी मांगे और वो उसे माफ कर दे। अलमीर ने आंखें खोली थीं और सीधा होता बिस्तर से पैर लटकाए बैठा और पुरसोच अंदाज में सोचा था। हाँ, वो मानता था सब बहुत बिगाड़ दिया था उसने, लेकिन वो उसे ठीक भी कर सकता है। वो सब ठीक कर देगा। हाला यूसुफ उसे माफ कर देगी। वो इस गिल्ट से बाहर निकल आएगा। वो उसकी हो जाएगी। बस उसे एक कोशिश करनी थी और अलमीर सिकंदर हाला यूसुफ के लिए इस बार सच्चे दिल से कोशिश करेगा। वो फैसला करते उठकर वॉशरूम में बंद हो गया था। आज सूरज एक नई किरण लेकर आया था जो बहुत सी जिंदगियों के अच्छे और बुरे फैसले लेने वाला था। वो अपनी गाड़ी से निकलता, अपने मजबूत कदम वहां रखता, अंदर की तरफ बढ़ा था जहां असफन साहब बैठे थे। सयाम सीढ़ियों से उतरता नीचे ही आ रहा था जब उसकी नजर अंदर आते शख्स पर पड़ी और उसके माथे पर एक बल पड़ा। तुम यहाँ? सयाम की आवाज पर असफन साहब ने दरवाजे की तरफ देखा जहां यारम सुल्तान अपनी रोबदार शख्सियत के साथ खड़ा था। असफन साहब मुस्कुराते अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अरे बेटा यारम, तुम कैसे हो बेटा? आओ आओ। असफन साहब बखुशी उसका वेलकम करते अंदर लाए तो वो संजीदगी से मजबूत कदम उठाता अंदर आया, जबकि श्याम भी उसके मुकाबिल आता सोफे पर बैठा। असफन साहब ने यारम को बैठने की पेशकश की तो वो खामोशी से बैठ गया। कैसे हो यारम? असफन साहब ने मुस्कुराकर पूछा तो उसने सिर्फ सर हिलाते जवाब दिया। और अर्शिया कैसी है? वो जरा शर्मिंदगी से बोले तो सयाम ने उनकी बात पर जबड़े भींचे, जबकि नजरें यारम पर थीं जो कि खुद भी उसी को देख रहा था। ठीक है वो भी, यारम ने सयाम को देखते जवाब दिया तो असफन साहब मुस्कुराते सर हिला गए। खैरियत बेटा, कैसे आना हुआ? असफन साहब ने फिर दूसरा सवाल पूछा तो उसने सयाम से नजर फेरते इन्हें देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अब एक खास रिश्तेदारी में मुब्तला हो गए हैं, जबरदस्ती ही सही, लेकिन अब आप मेरे ससुर भी हैं। यारम ने संजीदगी से बोला तो असफन साहब उसकी बात पर बुरी तरह शर्मिंदा हुए, लेकिन यारम ने किसी नरमी का तासुर नहीं दिया। जी बेटा, मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने गलती। वो अभी बोल रहे थे जब यारम की बात पर खामोश हुए। आपकी बेटी नहीं, यारम सुल्तान की बीवी, मेरी बीवी है अब वो। और रही बात गलती की तो गौर किया जाए
تو غلطی پرورش دینے والے کی ہوتی ہے، لیکن خیر میں یہاں گڑے مردے اکھاڑنے نہیں آیا۔ مجھے آپ لوگوں کو انویٹیشن دینا تھا، اس لیے خود چل کر آیا ہوں۔ یارم نے شروع میں انہیں ارشیا کی اہمیت اور ان کی غلطی کا احساس دلاتے آخر میں مدعے کی بات کی تو وہ اس کے لہجے پر بے حد شرمندہ ہوئے کہ نظر نہ اٹھ سکی، جبکہ سیام صرف یہاں خاموش تماشائی بنا تھا۔ میری بہن کی شادی ہے اور میں چاہتا ہوں میری بیوی کے گھر والے ضرور شرکت کریں، امید ہے آپ ضرور آئیں گے۔ یارم کی بات پر اسفند صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا، جبکہ سیام کو اس کا یہ مغرور انداز پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس کی طنز 100% صحیح تھے، اس لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ ہم آئیں گے، سیام نے جواب دیا تو یارم نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں اب میں چلتا ہوں، آج شام ملتے ہیں، یارم نے سنجیدگی سے کہا تو اسفند صاحب اس سے الوداعی کلمات ادا کرتے اسے خدا حافظ کر گئے تو وہ بھی وہاں سے نکلتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جب روحا جو پورا دن ہر چیز سے بیزار بس اس کمرے میں ہی رہتی تھی، آج وہ چپ چاپ خاموش سی اپنے کمرے میں بنی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور بند گلاس وال سے باہر کے نظارے کر رہی تھی، جب اس کی نظر گاڑی کے پاس کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ ٹھٹکی سانس رکا تھا، آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہوئی تھیں، نیم با کھلے لب بے آواز پھڑپھڑائے تھے۔ یارم، وہ سرگوشی نما آواز میں بولتی، یہ تک اتنی دور سے اسے دیکھتی سکتے کسی کیفیت میں آ چکی تھی۔ جسم نے ہلنے سے انکار کر دیا تھا، آنکھوں میں نمی تیزی سے داخل ہوئی تھی اور سارے بند توڑتی بہ نکلی تھی۔ یارم گاڑی میں بیٹھا اور دروازہ بند کیا تو وہ ہوش میں آئی اور آنکھیں پھاڑے اسے جاتا دیکھنے لگی، دونوں ہاتھ کھڑکی کے گلاس پر رکھتے اسے بری طرح پیٹنے لگی۔ یارم، یارم، رکو رکو یارم! وہ چیختی اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو مین دروازے کو پار کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ روحا پیچھے کی طرف مڑتی دروازے کی طرف بڑھی تھی اور نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ رکو، رک جاؤ، میں یہاں ہوں، رک جاؤ، تم ایسے نہیں جا سکتے، وہ چیختی ہوئی باہر کی طرف آئی، جب سیام اور اسفند صاحب دونوں حیرانی سے کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ سیام بھاگا ہوا اس کے قریب کیا اور اسے اپنے حلقے میں لیا۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑتی باہر دروازے کی طرف جانا چاہ رہی تھی، لیکن سیام نے اپنی پکڑ مضبوط کی۔ روحا، روحا، کیا ہوا ہے؟ کسے روک رہی ہیں؟ سیام اسے قابو کرتے ہوئے بولا تو وہ روتی آنکھوں سے ساخت ہوئی۔ وہ کسے روک رہی تھی؟ اسے، جو اسے دیکھ کر شاید اب پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ اتنے سال بعد وہ کیوں اسے اپنائے گا، بلکہ وہ تو اس پر تھوکے گا، اسے غلیظ ناپاک چیز سمجھے گا۔ وہ دیکھ سیام کی آنکھوں میں رہی تھی، لیکن سوچوں کا بھنور یارم سلطان سے جڑا تھا، اور پھر وہ بے اختیار سیام کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتی بری طرح رو دی تھی کہ اسفند صاحب حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چلا گیا، وہ نفرت کرتا ہوگا، میں نے یہ کیا کیا، میں نے سب برباد کر دیا، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ روحا اس کے سینے پر اپنا ماتھا مارتے بری طرح بلک بلک کر رو دی تھی کہ سیام ساخت آنکھوں سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اس لڑکی کی زندگی اس قدر خوفناک تھی جیسے اس نے خود خوفناک بنایا تھا، اور یہ بات وہ اس کے آنسو دیکھ کر اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس کا رونا، اس کا پچھتاوا، اس کے لفظ بہت اذیت ناک محسوس ہو رہے تھے اس وقت سیام کو۔ اس نے کتنے ریپ وکٹمز کو ہینڈل کیا تھا، لیکن روحا خاور جیسی کوئی نہیں تھی۔ اس کا درد ہر چیز سے بڑا لگ رہا تھا، اس کا ماضی ہیبت ناک محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا حال صرف پچھتاوا تھا جس سے سیام رانا بخوبی واقف ہو رہا تھا۔ وہ اسے لیے اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اسفند صاحب نے ماتھے پر بل ڈالے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ انہیں اس لڑکی کا پتہ جلد سے جلد صاف کروانا پڑے گا، ورنہ ان کا بیٹا جو اس سے ایموشنلی اٹیچ ہوتا نظر آ رہا تھا، جلد یا بدیر کوئی قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سکندر ہاؤس میں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ المیر صبح سے یہاں نہیں تھا، جبکہ اب شام کا وقت ہونے لگا تھا جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔ بیٹا، تو کہاں رہ گیا تھا؟ بھائی کی شادی ہے اور تو صبح سے غائب ہے، کچھ شرم عقل ہے تجھے کہ نہیں؟ دادو نے آتے ہی اس کی کلاس لگائی تو وہ میسنی سی شکل بنا کر ان کا گال چومتا سیڑھیوں کو پھلانگتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ بس ریڈی ہو کر آیا 2 منٹ میں، وہ وہیں سے چلا کر کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔
तो दादो भी जावियार के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो वो कमरे की मेन लाइट्स बंद किए हल्की रोशनी में सफेद कुर्ता पाजामा पहने बिस्तर पर सर झुकाकर बैठा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने सर न उठाया, बस यूं ही बैठा रहा। जब दादो के साथ साथ वजाहत साहब भी कमरे में आए। जावियार, मेरा बच्चा, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? मैं समझी तू सबसे पहले रेडी हो चुका होगा, दादो ने हैरत और परेशानी से कहा, जबकि वजाहत साहब खामोश नजरों से जावियार को देखने लगे। शायद वो इस वक्त उसकी कैफियत से आशना थे। दादो, मेरी शादी कामयाब तो होगी ना? वो नजरें झुकाए भारी दिल से बोला तो दादो की आंखों में आंसू उमड़ आए। हानम मेरी माँ की तरह मुझसे फरेब तो नहीं करेगी ना? उसने एक और सवाल पूछा तो दादो ने नफी में सर हिलाया। अगर वो भी मेरी माँ की तरह धोखेबाज निकली और मुझे छोड़कर चली गई तो क्या होगा? जावियार ने पुरसोच अंदाज में कहा। तो दादो नफी में सर हिलाते फौरन उसके करीब हुई और उसके साकिन वजूद को खुद से लगा गई, जबकि वजाहत साहब अपने जवान बेटे के दिल में छुपे इस डर और खौफ को महसूस करते हैरान रह गए थे। नहीं बेटा, नहीं, हानम ऐसी बच्ची बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, अपनी बातों और अपनी मासूमियत से सबके दिल में घर करने वाली बच्ची है। तेरी माँ मेरी नहीं, तेरे बाप की पसंद थी, जबकि हानम तुझसे पहले मेरी पसंद और ख्वाहिश बनी थी कि वो मेरे पोते की वीरान जिंदगी में आए और उसे अपनी मोहब्बत से बदल दे, और मैंने देखा है तुझे बदलते। भरोसा रख बेटा। मैं जानती हूँ आसान नहीं है ये, लेकिन मुझे यकीन है वो एक दिन साबित कर देगी कि वो एक बेहतरीन हमसफर है। दादो ने उसे सीने से लगाते समझाया तो वो खामोशी से सुनता गया। हानम उसके दिल में घर करने लगी थी, उसके लिए जरूरी हो गई थी जैसे किसी मुर्दा वजूद को ऑक्सीजन चाहिए होती है। उसे हानम आफिंदी इसी तरह चाहिए थी। उसके आने से पहले तो वो एक रोबोट की तरह जिंदगी गुजारता आ रहा था, लेकिन उसके आने के बाद जावियार सिकंदर ने अपने अंदर खुशी, गम, गुस्सा, दर्द, डर सब पाया है। खोने के डर कितना शदीद होता है, इससे बेहतर कौन जान सकता था कि उसने अपनी माँ को खोया था। अगर वो हानम आफिंदी को भी खो देता तो जावियार सिकंदर की जिंदगी का तस्वुर क्या होता, वो खुद भी नहीं जानता था। वजाहत साहब उसके करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नजर उठाकर उन्हें देखा। वो दोनों बाप बेटे खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। वजाहत साहब ने कभी अपना दुख जावियार से नहीं बांटा था और ना ही जावियार सिकंदर ने अपना गम का इश्तिहार लगाया था, लेकिन आज इन बाप बेटे ने एक दूसरे की आंखों में देख अपनी असियत की इंतहा नापी थी। जावियार से बर्दाश्त ना हुआ तो वो उठा उनके गले लग गया, तो वजाहत साहब ने भी उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत कर लिया। हर औरत तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती बेटा। बेशक हानम को तुमने अपने लिए खुद चुना है, लेकिन वो तुमसे पहले हमारी चाहत थी कि वो लड़की हमारे घर की बहू बने, तुम्हारी जिंदगी में आए। और देखो, रब की करनी थी कि तुमने खुद ये फैसला लिया। लेकिन बस एक नसीहत करूंगा बेटा, आने वाली जिंदगी में कभी भी हानम को अपनी माँ से तशबीह मत देना। जैसे तुम्हारी और अलमीर की और ज़ियान की नेचर में फर्क है, वैसे ही इस दुनिया में सब अलग अलग नेचर के मालिक हैं। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, रिश्तों की कदर उससे बेहतर कोई लड़की नहीं कर सकती। इसलिए जिंदगी का हर फैसला, हर ऊंच नीच नापी नहीं हो तो अपनी जिंदगी की तलखियों को भुलाकर आम इंसान की तरह सोचना और इन्हें सुलझाना। वजाहत साहब उसका कंधा थपथपाते समझाते हुए बोले तो वो जावियार खामोशी से उनकी बात पर सर हिला गया। चल मेरा बेटा, ये पहन अब। दादो ने उसकी ऑफ वाइट शेरवानी उसे थमाते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराता उसे पहन गया। आईने के सामने खड़े होते उसने खुद को देखा। बाल हमेशा की तरह तरीके से सेट करे, गहरी सुरमई आंखों के साथ शेरवानी पहने वो वाकई किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। दादो ने आईने में से ही उसे देखते उसकी बलाएं लेते अपनी नम आंखें साफ की तो वजाहत साहब ने मुस्कुराते उन्हें अपने बाजों के हल्के में लेते जावियार को मुस्कुराती निगाहों से देखा, जो खुद भी पूरी शान से मुस्कुराता उन्हें और फिर खुद को देख रहा था। वजाहत साहब आगे बढ़े और उसके सर पर पगड़ी पहनाई और फिर जावियार के कंधों को थामते वो जो इमोशनल होने लगे थे, गहरा सांस भरते खुद पर काबू पा गए। बस कर दें, आप लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे बेटे को रुखसत कर रहे हैं। अलमीर जो कब से दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था, वजाहत साहब की नम आंखें महसूस करते बोला।
तो दादो ने हंसते हुए उसके कंधे पर चिप लगाई। अजमीर की बात पर वजाहत साहब और जावियार दोनों ने उसे घूर कर देखा, जो उनकी घुरी से बेनियाज जावियार को ऊपर से नीचे तक देखता आगे बढ़ा। अरे वाह, तूने तो दुल्हनों की तरह एकदम निखर कर रूप निकाला है। मेरे भाई, आजा गले मिल। अलमीर ने बाहें खोलते उसे जबरदस्ती गले से लगाया तो जावियार ने उसकी तारीफ पर उड़ते उसकी पीठ पर मुका मारा। उफ, क्या कर रहा है? दूल्हा है, कुछ लिहाज कर, वरना हानम को तेरी असलियत बता दी ना तो अभी भी तुझे छोड़कर वो मुझसे शादी कर लेगी। तुझसे तो अच्छा खासा हैंडसम हूं मैं। फिर अलमीर ने पीठ पर हाथ रखते तकलीफ और धमकी भरे लहजे में कहा तो जावियार ने उसे फिर आंखें दिखाईं और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। जो नेवी ब्लू कलर की शेरवानी पहने उससे कम नहीं लग रहा था। जरा गौर करने पर पता लगा ये शेरवानी बिल्कुल उसके जैसी थी, बस कलर अलग था। तो जावियार ने माथे पर बल सजाए। ये तुम दूल्हा किस खुशी में बने हो? शादी सिर्फ मेरी है, जावियार ने चिढ़कर कहा तो अलमीर तंजिया मुस्कुराया। देखा, फिर मानता है कि नहीं कि मैं तुझसे ज्यादा हैंडसम हूँ, लग रहा हूँ ना पूरा दूल्हा? अलमीर ने मगरूर लहजे में कहा तो जावियार मजीद खुलसा। शट अप, तुम्हारी शादी पर भी मैं ऐसे ही रेडी हूँगा। जब सारे लोग मुझे अटेंशन देंगे तो तुम्हें पता चलेगा। जावियार ने जरा गुस्से से कहा तो अलमीर का कहकर उभरा। तब भी तू मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं लगेगा। अलमीर हंसते हंसते उसकी बात का मजाक उड़ाता बिस्तर पर गिरा तो जावियार ने गुस्से से दादो को देखा तो दादो ने अलमीर को घूरा। बस कर शैतान, जा सारे मामला देख बाहर के, उसकी शादी है, आज तो उसे बख्श दे। दादो की बात पर अलमीर ने मसनई खांसते अपनी शेरवानी को जरा दुरुस्त किया और उसे मजीद कुछ कहता कि वजाहत साहब ने वार्निंग भरे अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा तो अलमीर उनकी तरफ देखते बामुश्किल मुस्कुराया। जी मैं जा रहा था, मैं जाता हूँ। अलमीर उनकी तरफ देखता कहते बाहर निकल गया तो जावियार ने भी खुद पर परफ्यूम छिड़का। तो दादो ने ब्रूज उठाते उसकी पगड़ी पर लगाना चाहा तो जावियार ने गर्दन झुकाई। दादो ने ब्रूज लगाते उसके माथा चूमा। मेरा सोना बेटा, अल्लाह तुझे दोनों जहानों की खुशियां नसीब करे, आमीन। वो उसे दुआएं देते उसके सीने से लग गईं तो जावियार ने भी उन्हें खुद में भेजा। वजाहत साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो तीनों भी कमरे से बाहर निकले, जहां जियान मुंह बनाए बैठा था। ब्लैक कलर की शेरवानी जो बिल्कुल अलमीर जैसे थी, बस कलर अलग था। जावियार ने उसे भी खौफ से देखा, जो उसी की तरह सेम शेरवानी थी, बस दूल्हे में फर्क इतना था कि वो पगड़ पहना था, वरना अलमीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं इस अलमीर का मर्डर कर दूंगा दादो, उसने जानकर ये हरकत की है। जावियार के चिढ़कर कहने पर दादो भी हंसने लगी। अरे जावियार भाई, आपकी शेरवानी तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जायान खुशी से बोला तो जावियार ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। इडियट, मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी शेरवानी मेरे जैसी है। इस मीर को मैं नहीं छोड़ूंगा। जावियार ने गुस्से से सर झटकते खुद को रिलैक्स करते कहा तो जियान ने थूक निकला। उसे तो कुछ पता भी नहीं था, अलमीर ने ही उसे आज सुबह शेरवानी लाकर दी थी और ये कहा था कि आज के फंक्शन में दोनों भाई सेम ड्रेसिंग करेंगे। उसे क्या पता था कि जावियार भी उनके साथ मैच करने वाला है। वो मुंह बनाता उनके पीछे पीछे बाहर की तरफ बढ़ गया, जहां बाराती उनके इंतजार में खड़े थे। ब्यूटिशियन आ चुकी थी और हानम को ज्वेलरी पहना रही थी। मेकअप वो कर चुकी थी, जबकि हानम आज सुबह से बिल्कुल खामोश सी बैठी थी। मलीशा के लफ्ज उसके कानों में गूंज रहे थे। नफरत करता है जावियार सिकंदर ऐसे लोगों से जो झूठ कहते हैं, और तुम उससे इतनी बड़ी बात छुपाकर उससे शादी कर रही थी, चालाक लड़की। अगर वो मेरा नहीं है तो वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता, इसलिए खुद जाओ और उसे अपने मुंह से बताओ, वरना अगर मैंने बताया तो हानम आफिंदी तबाही आएगी, याद रखना। उसे बताओ ताकि वो तुम्हें सबके सामने छोड़कर चला जाए और तुम वहीं रोते तड़पते मरो जैसे तुमने मेरे साथ किया था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे कि ब्यूटिशियन की नजर उस पर पड़ी। अरे मैडम, क्या कर रही हैं आप? आपका काजल बिगड़ जाएगा, प्लीज रोए मत, वो परेशानी से बोली। तो हानम ने गर्दन झुकाते बस सर हिलाया और अपने आंसू टिश्यू से साफ किए। उसके सर पर माथा पट्टी को सजाते ब्यूटिशियन ने उसके होंठों पर लाल रंग सजाया, नाक में नथ पहनाते उसके सर पर दुपट्टा सजाया तो वो खुद को आईने में देखने लगी। कल वो कितनी खुश थी और आज वो वीरान आंखें लिए बैठी थी।
وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنے منہ سے زاویار کو نہیں بتا سکے گی اور ملیشا یہ شادی ہونے نہیں دے گی۔ خوشیوں کے اتنے قریب آ کر وہ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو اجاڑ سکے۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں میم، بیوٹیشن نے اسے آئینے میں سے ہی دیکھتے ہوئے کہا تو خانم جو گمسم سی بیٹھی تھی نظر اٹھا کر خود کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ واقعی وہ بہت خوبصورت تھی، کبھی خود کو اتنا سجا دھجا دیکھا ہی کب تھا۔ آج سجی بھی تھی تو ایسے شخص کے لیے جسے جانے انجانے میں وہ اپنا بنا بیٹھی تھی، اور قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرنے جا رہی تھی جب اسے زاویار سکندر کا بنانا ہی نہیں تھا تو پھر کیوں اسے اتنے قریب کیا اس شخص کے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی لیکن آنکھیں ویران لگ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی ملیشا کبھی بھی آ سکتی ہے، زاویار کو سب بتا سکتی ہے، وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ کیا کرے گی؟ وہ تو تماشا بن جائے گی سب کے سامنے۔ جہاں کل تک پھپھو اسے گندی نظروں سے دیکھتی تھی، آج اسے سب انہی نظروں سے دیکھیں گے۔ وہ کہاں چھپے گی سب کی نظروں سے؟ خود کو کیسے بچائے گی؟ وہ ابھی انہی سب سوچوں میں گم تھی جب کوئی اس کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ ڈر کر پلٹی تو سامنے کھڑے زید کو دیکھتے سکون میں آئی۔ وہ وائٹ کلر کے کرتے پاجامے کے ساتھ وائٹ بہت ہی خوبصورت سا کوٹ پہنا تھا۔ بیوٹیشن کب کی جا چکی تھی۔ زید اس کی طرف مسکراتا ہوا بڑھا تو وہ بھی پھیکا سا مسکرائی۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو خانم، زید نے اسے غور سے دیکھتے نم لہجے میں کہا تو وہ خود پر سے ضبط توڑتے زید کو گلے لگاتی بلک بلک کر رو دی۔ مجھے امی بابا بہت یاد آ رہے ہیں آج خانم، تم بھی چھوڑ کر چلی جاؤ گی مجھے، زید نے روتے ہوئے کہا تو وہ روتی بے اختیار نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ زید سے دور ہوتی اس کے آنسو صاف کرتے بولی۔ تو پھر دروازہ کھولتے کوئی اندر آیا۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں یارم کھڑا تھا، سفید کلر کی خوبصورت شیروانی پہنے، اس پر سفیدی شال ڈالے۔ وہ اپنی شاندار شخصیت میں نہایت پرکشش اور جاذب نظر لگ رہا تھا کہ خانم نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ وہ قدم اٹھاتا ان دونوں کے قریب آیا اور ایک چیئر رکھتے ان دونوں کے قریب ہی بیٹھا۔ کاجل خراب کر لیا سارا، ڈر جائے گا زاویار، یارم نے سنجیدگی سے کہتے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا اور اس کی آنکھ کے نیچے پھیلا ہلکا سا کاجل صاف کرنے لگا تھا۔ خانم نے نم آنکھیں لیے اسے دیکھا، وہ اپنے آنسوؤں پر بہت ضبط باندھ رہی تھی لیکن نہ چاہنے کے باوجود آنسو باہر توڑ کر نکلتے جا رہے تھے۔ یارم نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ زاویار بہت اچھا انسان ہے، میں جانتا ہوں شروع کے دن تم لوگوں کے اچھے نہیں گزرے، لیکن اگر تم اس کو گہرائی سے جانو گی تو اس کی شخصیت میں چھپے رازوں کو پہچان جاؤ گی۔ وہ اس رشتے سے ڈرتا ہے، اس لیے مغرور بنتا ہے، لیکن تم اس کا یہ ڈر مٹا دو گی تو اس کا مصنوعی مغروریت سے بھرا بت بھی ٹوٹ جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری بہن میں اتنی صلاحیت موجود ہے۔ یارم نے مسکراتے کہا تو وہ بھی سر جھکاتے فقط اسباق میں سر ہلا گئی، اور اگر تم چاہو تو زید کو اپنے ساتھ بھی لے جا سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں وہ تمہارے بنا نہیں رہے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی ان لوگوں سے بات کر لی ہے، لیکن یاد رکھنا یہی تمہارا مائکا ہے، تمہارے بھائی کا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، زید کا گھر ہے، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ یارم نے اسے سمجھاتے پیار سے کہا تو وہ روتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ یارم نے ایک بازو باہ کرتے زید کو بھی خوشے لگایا اور ان دونوں کا سر چوما۔ عرشیہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی کانوں میں بڑے بڑے جھمکے ڈال گئی، اپنی سنہری آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالتے وہ خوشی خوشی ہونٹوں کو گہرے لال رنگ سے سجا گئی، گلے میں نازک سا ہار ڈالتی وہ ماتھے پر بندیا سجا گئی، بالوں کو خوبصورتی سے کمر پر پھیلا گئی۔ زیادہ بڑے تو نہ تھے مگر اب اس نے بال کٹوانا چھوڑ دیے تھے جب سے اسے پتا چلا تھا کہ یارم کو لمبے بال پسند ہیں۔ اب وہ بس چاہتی تھی کہ وہ کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور اپنے آدھی کمر تک آتے بالوں کو جھٹ سے لمبا کر لے، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے فی الحال وہ انہی سے کام چلا سکتی تھی۔ مکمل تیار ہوتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، سفید انگرکھا فراک پہنے جس پر نفیس سا کام ہوا اسے بے انتہا حسین دکھا رہا تھا۔ اس کے نیچے لہنگا پہنے وہ دوپٹہ اٹھاتے طریقے سے سر پر ٹکاتی اسے پن کرتے باقی کا دوپٹہ ایک کندھے سے گزارتی
वो दूसरे बाजू पर एक अदा से डाल गई, बालों को एक तरफ से आगे करते एक कंधे पर डाल दी। वो खुद को देखते मुस्कुराई। क्या थी वो और अब क्या बन गई थी? क्या कोई कह सकता था कि ये वही अर्शिया राना है जिसे सर जिसे दुपट्टा और मशरकी लिबास से इतनी उलझन थी कि वो कभी नहीं पहनती थी, और अब यारम के लिए वो खुशी खुशी उसे पहनती थी। बल्कि उसने गौर किया था वो दुपट्टा पहनकर ज्यादा प्यारी लगती थी। हाथों में लाल मेहंदी, होंठों पर लाल सुर्खी और पूरी सफेद रंग में ढली, वो पूर यारम की पसंद में ढली हुई थी। इस वक्त आंखें बंद किए उसने यारम की नजरों को खुद पर महसूस किया था और कल का मंजर याद किया था जब वो उसके हिसार में बंधी खड़ी थी और वो बिल्कुल उसके सामने सर झुकाए उसका असीर बना खड़ा था। आंखें खोलते सर झुकाते उसने होंठों को दांतों तले दबाया था। वो भले कितनी बोल्ड सही, लेकिन यारम सुल्तान वो वाहिद शख्स था इस दुनिया में जो अपनी पुर इसरार नजरों से ही उसकी हालत गैर करने की ताकत रखता था। अर्शिया ने मुस्कुराते सर उठाया और खुद पर एक नजर डालते वो परफ्यूम उठाने लगी थी जब उसके कानों में आनी की आवाज गूंजी। बेटा, लड़कियां तेज खुशबू नहीं लगाती, अच्छी बात नहीं होती। वो परफ्यूम का इरादा तर्क करते खुद को संभालती बाहर की तरफ बढ़ी। यारम लाउंज में खड़ा सारे मामलात देख रहा था। सना बेगम भी उसके साथ ही खड़े थे। जब इन दोनों की नजर सीढ़ियों से उतरकर आती अर्शिया पर पड़ी और यारम सुल्तान को लगा था कि कोई परी आसमां से उतरकर उसके करीब आ रही है। वो साफ सा अपनी नीली आंखें उसके वजूद पर टिकाए, होंठ ढीले छोड़े उसे देखने लगा जो सर पर दुपट्टा सजाए बिल्कुल उसकी पसंद में ढली खूबसूरत सी मुस्कान चेहरे पर सजाए सीधा उसके दिल में उतर रही थी। आनी ने तेज आवाज में माशाअल्लाह कहा और चेहरा मोड़ते यारम को देखा जो दोनों से बेखबर अर्शिया को देख रहा था। वो मुस्कुराती एक नजर उसे और एक नजर अर्शिया को देखते वहां से चली गई। अर्शिया नीचे आई और मगरूरियत से अपनी सुराहीदार गर्दन अकड़ाते उसने अपनी झुकी नजरें एक अदा से उठाते उसके कंधे से धूल झाड़ी और अपने मेहंदी से सजा खूबसूरत हाथ उसकी थोड़ी पर रखते उसके होंठों को आपस में मिलाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कल यारम ने मिलाया था। मैं होश में आए मिस्टर यारम सुल्तान, लोग क्या कहेंगे? यारम सुल्तान अपनी बीवी के शहर में कैद हो गया है। वो उसकी सुनहरी काजल से सजी आंखों को देखता इनमें गुम था कि अर्शिया के अमल और उसके लम्हों से होश में आया। इधर उधर नजरें घुमाते उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। यहाँ कुछ खास लोग तो ना थे, लेकिन फिर भी कुछ तो थे। उसने गला खंकारते एक नजर अर्शिया को देखा जो मुस्कुराती लब दबाए उसकी हालत से महफूज हो रही थी। यारम ने उसे घूरा और उसकी मेहंदी से सजे हाथों को देखते पलट गया। अर्शिया की तरफ से चेहरा मोड़ते वो गहरा मुस्कुराया था अपनी हालत को सोचते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुस्कुरा रहे हैं? अर्शिया ने एक अबरू उचकाते तफ्तीशी नजरों से देखते उसके पीछे से कहा तो वो चेहरा मोड़ते संजीदगी से उसे देखने लगा। आपकी गलत फहमी है, मैं नहीं मुस्कुरा रहा। वो उसे संजीदगी से कहता फिर चेहरा मोड़ता मुस्कुराता बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे अर्शिया ने भौं भींचे उसकी पुश्त को देखा। मुस्कुराए तो थे आप। वो खुद भी मुस्कुराती हानम के रूम की तरफ बढ़ गई। सुल्तान मैंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। थोड़ी ही देर में बारात आ चुकी थी। यारम, अर्शिया और सना बेगम समेत जैद ने इन्हें वेलकम किया। यारम ने इन तीनों की सेम ड्रेसिंग देखते लब दबाते अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। यहाँ भी नहीं छोड़ा, देख मैंने इसे समझ रहा था दूल्हा बन जाएगा तो मुझसे बच जाएगा। अलमीर यारम के कंधे पर हाथ रखते बोला तो जावियार ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा। अब तो तुझे भी काबू करने वाली आ रही है। अब तेरा ये खड़ूसपन खत्म। ये आंखें निकाल लेगी वो अगर उसे तूने इसी तरह घूरा। बल्कि ये उसका भाई खड़ा है ना, तेरी आंखों को रोज करके सबको दावत खिलाएगा। अलमीर ने हंसते हुए कहा तो यारम भी उसकी बात पर गहरा मुस्कुराया। तू आज घर चल। तेरी बोटियां बनाकर अपना वलीमा ना किया तो मेरा नाम भी जावियार सिकंदर नहीं। जावियार ने दांत पीसते कहा तो अलमीर ने डरने की एक्टिंग करते खुद को यारम के पीछे छुपाया। यारम का ऊंचा कहका उठा। अर्शिया ने मुस्कुराते हानम को देखा जो बेइंतहा प्यारी लग रही थी। वो उसे गले से लगा गई। जावियार भी बहुत हैंडसम लग रहा है। तुम दोनों का कपल बहुत खूबसूरत है। तुम दोनों साथ बहुत प्यारे लगोगे।
अर्शिया मुस्कुराती बोली तो हानम ने बिना जवाब दिए सर झुकाया, जिसे अर्शिया ने उसकी शर्म समझते नजरअंदाज किया। थोड़ी ही देर में निकाह शुरू हो जाएगा, बस मौलवी साहब आ चुके हैं, अर्शिया ने उसे बताया और बाहर की तरफ बढ़ी, जबकि हानम के हाथ पैर फूल रहे थे। थोड़ी ही देर में मलीशा आ जाएगी और वो सबको सब कुछ बता देगी। ये खुशी का समा सोग में बदल जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी। वो आंखें बंद करते चेयर से टेक लगा गई थी। उसके हाथ में अब कुछ नहीं रहा था। आज वो बेख्तियारी में उसका इंतजार कर रहा था। उसे पता था वो आएगी। जब थोड़ी देर में उसने वहां कदम रखा, डार्क ब्लू कलर का ड्रेस पहने, उसके साथ नीचे प्लाजो पहने वो हल्के मेकअप और अपनी खूबसूरत कर्ली बालों के साथ अंदर की तरफ बढ़ी थी। अलमीर उसे देख मुस्कुराया था। हाँ, कुछ खत्म नहीं हुआ था, वो सब ठीक कर देगा और वो उसका हर गम खुशी में बदल देगा। वो हाला यूसुफ को पूरी शान के साथ अपनाएगा, क्योंकि हाला यूसुफ सिर्फ अलमीर सिकंदर की है। वो अंदर की तरफ बढ़ी। आज उसके साथ ना जरमान था ना आलियान। अलमीर की नजर उसके साथ आती लड़की पर पड़ी, जो डार्क ग्रीन कलर के ड्रेस में बिल्कुल उसके हूबहू थी, लेकिन रंगत में जरा फर्क था। वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाला यूसुफ जैसी तो कोई भी नहीं थी। वो दोनों अर्शिया से मिली तो अर्शिया ने खुशदिली से उनका वेलकम किया और इन्हें लिए अंदर की तरफ बढ़ी। सबकी नजरें अर्शिया पर थीं, जो नहायत खूबसूरत लग रही थी, जबकि यारम सुल्तान की नजरें भी भटक भटक कर उस पर जा रही थीं, जो खूबसूरती से सर पर दुपट्टा टिकाए सबसे खुशमिजाजी के साथ मिल रही थी। इस लड़की को जिस तरह यारम सुल्तान ने समझा था, वो वैसी बिल्कुल नहीं थी, और ये चीज यारम सुल्तान को दिव्य खुशी दे रही थी। वो जिस तरह उसके रंग में ढल रही थी, यारम ने सोचा भी नहीं था। वो वाकई उसकी दीवानी थी। अलमीर को फोन कॉल आया तो वो बाहर की तरफ बढ़ा। जरूरी बात करते फोन बंद करते वो जैसे ही मुड़ा, उसे मलीशा दिखी, जो अपनी कार का दरवाजा बंद करती अंदर की तरफ बढ़ रही थी। मलीशा बेबी, यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये फिर कोई धमाका तो करने नहीं आई? अलमीर ने खुद से सवाल किया और उसे देखा गौर से अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी, और फिर सर अस्पात में हिलाती अंदर बढ़ने लगी थी कि अलमीर उसकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पीछे से अलमीर सिकंदर की आवाज सुनती मलीशा बेखौफी से पलटी, क्योंकि वो जानती थी उसके पास जो बात है वो उनकी खुशियां 2 मिनट में उजाड़ देगी, क्योंकि ज़ावियार सिकंदर की नेचर से वो बाखूबी वाकिफ थी। अलमीर ने और उसके तासरात को जांचा और मुस्कुराया। अरे मलीशा बेबी, तुम क्यों हमारे लिए मंदिर का घंटा बन गई हो? अच्छा लगता है कि क्या हर थोड़ी देर में कोई आकर तुम्हें बजाए? चलो शाबाश, घर जाओ। अलमीर ने संजीदगी से उसका मजाक बनाते कहा तो वो गुस्सा भरी निगाहों से उसे देखने लगी। मुझे ज़ावियार से बात करनी है, तुम्हारी शक्ल देखने मैं नहीं आई यहाँ, उसने जलकर कहा तो अलमीर मुस्कुराया। मुझ तक मत आओ, तुम्हारी औकात इतनी नहीं है, और मेरे भाई तक तुम पहुंच जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलो शाबाश, घर जाओ। अलमीर ने फिर उसकी इज्जत अफजाई करते उसे बाहर का रास्ता दिखाया तो वो उसे झटकती अंदर की तरफ बढ़ी। अबे यार, ये मलीशा बेबी का दिमाग तो है ही नहीं, मैं भी किसे समझा रहा हूँ? अलमीर गुस्से से कहता उसके पीछे बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रखते उसे काबू करता उसको उठाकर ले जाने लगा, जो बुरी तरह से हाथ पैर चलाती खुद को छुड़वाने लगी। लेकिन अलमीर उसे लेते सुल्तान मैंशन की बैक साइड पर बने स्टाफ के छोटे से मकान में ले गया। उसके मुंह पर पट्टी बांधते, उसके पैरों को और हाथों को बांधते उसका मोबाइल लेकर अपनी जेब में रखा। यहाँ आराम करो, शाबाश, रात को आकर खोल दूंगा, बाय बाय। अलमीर उसे ऐसे ही छोड़ता बाहर की तरफ बढ़ गया और वो बुरी तरह से तड़पती चीखती मचलने लगी, लेकिन मुंह पर बंधी पट्टी और सख्ती से बंधे हाथ पैरों को खोल ना सकी। अलमीर सुकून से बाहर की तरफ बढ़ा और वहां ताला लगाता वहां से चला गया। हानम आफिंदी वल्द आफिंदी हाशम, आपका निकाह ज़ावियार सिकंदर वल्द वजाहत सिकंदर से 5 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने उससे सवाल किया, जो गुमसुम सी बैठी थी। तो क्या मलीशा नहीं आई थी? तो क्या ज़ावियार से ये बात छुपा कर निकाह करेगी?
اس کے حلق میں آنسوں کا گولا اٹکا تھا۔ کافی دیر گزری، خانم نے جواب نہ دیا تو ثنا بیگم نے پریشانی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس سے وہ ہوش میں آئی۔ لیکن وہ اگر اسے خود بتا دے گی تو وہ اسے چھوڑ دے گا، سب کے سامنے اس کی اور یارم کی عزت کا تماشا بنے گا۔ وہ کیا کرے گی؟ اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور بہت ضبط سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، قبول ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ مولوی صاحب نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ اس نے جواب دیا تو چاروں طرف سب خوشی سے مبارکباد بانٹنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں زاویار کی طرف سے ایجاب و قبول قرار پاتے عرشیہ خانم کو لیے باہر کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تھی جب زید اور یارم اسے کھڑے باہر نظر آئے۔ عرشیہ نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا اور پھر یارم کا اشارہ سمجھتی وہ مسکراتی ایک طرف ہو گئی۔ یارم نے ایک طرف سے خانم کو سنبھالا اور دوسری طرف سے زید نے، اور وہ ان دونوں کے سہارے باہر لان تک پہنچی جہاں بہت سے مہمان موجود تھے۔ لال دوپٹہ سے گھونگھٹ ڈالے وہ خوبصورتی سے سجی دھجی یارم اور زید کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ زاویار نے مسکراتے اپنی خوبصورت دلہن کو دیکھا تھا جو بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، جو اس کے دل کے بے تحاشا قریب ہو گئی تھی۔ زاویار نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما گئی اور زاویار سکندر نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔